एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी को पंच मारते हुए दिखाया जाता है और जब वह अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था तो पीछे के लोग यही बोल रहे होते हैं कि ये सिर्फ फालतू की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, ये क्यू को कलेक्ट नहीं कर सकता अपनी बॉडी के अंदर, तुम तो बस एक कंट्री बम्पकिन हो और ये एक नंबर का बेवकूफ है। यहाँ तक कि जो मिस्टर बू है उन्होंने तुम पर दया दिखाई और तुम यहाँ पर इस तरीके से उनके डिसिपल बनने की एक्टिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम वाकई में उसके स्टूडेंट हो? और आखिरकार इसकी प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है? तुम्हारी जो रूट बोन है वो तो सिर्फ आयरन वुड लेवल की है, तुम तो रैंक 1 पर भी नहीं पहुंच सकते। ये बात सुनने के बाद वो उन पर ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस में लगा रहता है, क्योंकि उसके मास्टर ने उससे कहा था कि न्यान, एक बात हमेशा याद रखना कि भले ही टैलेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन टैलेंट तुम्हारा सब कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज तो होता है। तभी उसका मास्टर हंसते हंसते खड़ा होता है और उसे समझाता है कि तुम फ्यूचर में इस बात को जरूर समझाओगे। जब तुम एक दिन पावरफुल बन जाओगे तब तुम याद करोगे इन शब्दों को जो कि मैंने तुमसे कहा था। और इसी तरीके से वो दिन रात अपना पूरा का पूरा समय प्रैक्टिस में लगा देता है, वो भी जी जान से। और सभी के सभी लोग बस इसे देखते ही रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और किस तरीके से उसने कई सारे और बहुत ज्यादा समय गुजारा है प्रैक्टिस करते करते। और लोग तो उसे बेवकूफ भी कहते थे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो एक दिन ब्रेक थ्रू करने वाला था तो सभी के सभी लोग ये बात जानकर शॉक हो गए थे। और जो लोग इसको मजाक उड़ाया करते थे वही इसकी तारीफ करने लगे। और किस तरीके से इसने एक ही पंच में रैंक 3 के सीनियर को हरा दिया था। क्या ये बंदा बाकी में रैंक 2 पर पहुंच चुका है? ये कितना ज्यादा किस्मत वाला बंदा है। क्या ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं जिसके कारण ये पावरफुल बन गया अचानक से इतना? और इसी तरीके से जो हॉलिन ग्रेंज के ओनर होते हैं वो पर्सनली इसे अपग्रेड कर देते हैं और हाउसिंग हॉल से इसे अपर हॉल में ले जाते हैं। और उसी वक्त दिखाया जाता है किस तरीके से वो उसका मास्टर का धन्यवाद कहने लगता है और कह रहा होता है कि मैं हमेशा हमेशा इस हाउसिंग हॉल का बेस्ट डिसिपल रहूंगा। और काफी ज्यादा खुश भी लग रहा होता है इस मूवमेंट पर। और मास्टर उस मूवमेंट के बारे में याद कर कर काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और तभी जो उससे कहने लगता है, यानी कि न्यान, मास्टर, अब मुझे समझ में आया कि आपके जो फाइटिंग स्पीड का कहने का मतलब था वो क्या था। उसका मतलब, इसका मतलब था कि तुम दूसरों के लिए इंसाफ करो और अपने दिल और आत्मा से, अंतर आत्मा से चीज को पहचानो और उसकी परेशानी को सॉल्व करो। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, मैं जो आप जो चाहते थे मुझसे, मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। और तभी जिनयांग और उसका दूसरा स्टूडेंट दोनों के दोनों भागते हुए मास्टर की तरफ आए लगते हैं, यानी कि डुओयिंग, और जुओ वहीं पर मारा जाता है। अभी जिनयांग अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर आपको चोट लगी। तो मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मरने नहीं वाला। और तभी जुआ का टैबलेट देखता है तो उसके देखकर सरप्राइज हो जाता है। और तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है, जिनयांग, मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा नियान के बारे में। जब मैं उससे मिला था, मैंने हॉलिन ग्रेंज में उसे रिक्रूट किया था, उससे पहले वह बंदा एक रिफ्यूजी था। और बात करें इसकी वाइफ की और इसकी डॉटर की, और वो इसी विलेज के आसपास रहा करते थे। और उसने एक बार हॉलिन ग्रेंज को ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद की बात है ये। उसने सारे के सारे पैसे बचाए अपनी काम करने के बाद और वो अपनी फैमिली को दे दिया करता था। और जब वह देने के लिए आखिरी बार अपने उस माउंटेन से नीचे गया तो उसने अचानक से अपर हॉल को ज्वाइन कर लिया था। और वो जब अपर हॉल पे जा रहा था तो वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए माउंटेन से नीचे गया था उस वक्त। लेकिन जिस विलेज में उसके फैमिली रहा करती थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था उन रॉबर्स के द्वारा। और उसकी डॉटर और उसकी वाइफ पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गए वहां से। और मैंने भी उसकी मदद की थी ताकि मैं उसकी फैमिली को ढूंढने में उसकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा। और मुझे लगता है कि उसी मोमेंट से ये पूरी तरीके से बदल गया था। ये बात जानने के बाद डुओयिंग उससे कहने लगता है कि ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा आयरॉनिक है। इसकी पूरी की पूरी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी उन्हीं डाकुओं के द्वारा, लेकिन फिर भी उन डाकुओं के साथ मिलकर इसने काम किया। मास्टर, अगर इस नियान को इस बारे में पता चला कि इसकी डॉटर भी अभी मारी गई है तो ये क्या सोचेगा? तभी जिनयांग ये बात जानकर उससे कहने लगता है कि ये बेटर होगा इसके लिए और इसकी फैमिली के लिए कि ये सच ना जाने तो। और तभी भी वो कुछ सर्च करने लगता है, जिससे मास्टर पूछता है कि जिनयांग, आखिरकार तुम क्या सर्च कर रहे हो? तभी जिनयांग उससे कहने लगता है, मास्टर, शायद इसके पास कुछ पिल्स वगैरह हो जिससे आपका जो घाव है वो ठीक हो जाए और आपको रिकवर करने में मदद मिले। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम रुक जाओ, ये सब मत करो, ये बस आज अचानक से यहाँ पर आ गया था और मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रिपेयर होकर आया होगा। लेकिन जो ब्लू स्पीयर गैंग थी उनके पास जरूर कई सारी पिल्स होंगी, मुझे उनका सीक्रेट ट्रेजर दिखाने दो। अपने ग्रेट रिवर टेक्निक से अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें किस तरीके से खजाना ढूंढा जाता है। और तभी बैठ जाते हैं और बताने लगता है कि ये ग्रेट रिवर बोट है जो कि स्पिरिचुअल क्यू यहाँ कहीं से भी आ रही होती है वो उस जगह को ढूंढ सकती है। और बात करें मार्शल आर्टिस्ट, ज्यादातर हम बात करते हैं उन डाकुओं की, क्योंकि डाकू लोग हैं वो अपने खजाने को छुपा कर रखते हैं हमेशा। और उसे छुपाने के लिए वो कई सारी फॉर्मेशन को सेट कर देते हैं ताकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो उस जगह तक ना पहुंच पाए। लेकिन हमारी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि जो ग्रेट रिवर बोट है वो ऐसी जगहों को ढूंढ सकती है
3 माइल्स के अंदर अंदर। ये बात सुनने के बाद दोनों खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं मास्टर ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इससे तो हम वाकई में अमीर बन जाएंगे। तभी जिनयांग उससे क्या लगता है कि जबकि मैं ये ग्रेट रिवर बॉन्ड वाकई में इतनी ज्यादा एक्सीलेंट है तो इसकी कुछ लिमिट्स भी होंगी। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जिनयांग तुम इस बात को लेकर बिल्कुल सही हो, इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ लिमिट्स हैं और एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम किसी चीज को हासिल करना चाहते हो तो इसका तुम्हें थोड़ा बहुत तो पे करना ही पड़ेगा, और तुम अगर इस बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें ग्रेट रिवर टेक्निक आनी चाहिए, वो भी सुप्रीम रियलमी तक। और यहाँ पर कुछ अलग की पॉइंट्स भी हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना होगा, मैं उसको बाद में तुम्हें जरूर सिखाऊंगा जब हम हॉलैंड रेंज में वापस चले जाएंगे। और तभी वो अपनी उस बोट को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद मास्टर उससे कहने लगता है कि जबकि हमने इसके ट्रेजर का इलाका ढूंढ लिया है इस बोट की मदद से, चलो हम लोग खोदते हैं और सारा खजाना निकाल कर यहाँ से निकल लेते हैं, और जितना भी पैसा यहाँ पर मिलता है तो वो सभी के गांव वालों को दे देना, और जो भी पिल्स मिलती है उसमें से आधी पिल्स हॉलैंड रेंज को दे देना और आधी तुम अपने लिए रख लेना। तभी जो डुओयंग उससे पूछ लगता है मास्टर आपने आखिरकार ये शॉवल्स कहाँ से निकाली, और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज स्मेल, अजीब तरीके की स्मेल आने में लगी हुई है। और मास्टर घबरा जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो लोग गाँव वालों को पैसे बांटने में लगे हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और तभी गांव वाले भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि सर आप तो वाकई में हमारे इस छोटे से गांव के बेनिफिक्टर हैं, आपने वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय पर आकर हमारी जान बचाई है, इसके बदले में हम आपका कुछ उधार मतलब चुका तो नहीं सकते, लेकिन हम एक आपकी मूर्ति बनाएंगे और आपके नाम से वो भी। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि ओ मैन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा बंदा हूँ और अच्छे काम करना ही मेरा काम है। और तभी अचानक से एक बच्चा जिनयांग के पास आता है, उससे कहने लगता है कि ये जो कुछ है खाने के लिए जो है वो मेरी मदर की तरफ से और गांव वालों की तरफ से आपको देने के लिए कहा है। तभी उसका मास्टर इसको देखते हुए उससे कहने लगता है कि जिनयांग तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ले लो उसे। और जिनयांग खुशी खुशी उनको ले लेता है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने उनके लिए टॉम भी बना दी होती है उस डॉग के लिए और उसकी मालकिन के लिए, जहाँ पर वो मर गए थे थोड़ी देर पहले। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है हाउसिंग हॉल पर, जहाँ पर उसका मास्टर सर्कुलेशन में कल्टीवेट करना चालू कर देता है। तभी वो बताने लगता है कि वे अभी तक वापस नहीं आए हैं कल्टीवेट करते हुए, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर फाइट करने के दौरान वो काफी ज्यादा थक चुके थे और कई सारी मिस्टेक भी की थी फाइटिंग के दौरान, तो इसलिए वो वापस से और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये बात जानने के बाद जिनयांग भी जोश में भर जाता है और कहने लगता है कि जो मास्टर है वो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वह कभी भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूलते। वैसे डुओयंग एक बात मैं तुमसे बताना चाहता था कि मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है माउंटेन के नीचे, तो मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, और तो और जब मास्टर उठ जाए तो उन्हें इसके बारे में बता देना तुम। और डुओयंग भी इससे मान जाता है और इससे कहने लगता है कि तुम जरूरी किसी लड़की के पीछे जा रहे होगे, तुम जरूर उसके प्यार में पड़ जाओगे, मैंने सही कहा ना। लेकिन अंदर का सीन दिखाया जाता है, उसका मास्टर तो बड़ी चढ़ाकर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, पीने के बाद बिल्कुल नशे में, कोई होश वोश नहीं है कि आखिरकार क्या चल रहा है उसके साथ। और दोनों को दोनों बाय करते हुए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जिनयांग भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डुओयंग उसे जाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि जवान होना भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी उसे किसी चीज की स्मेल आने लगती है और कहने लगता है कि मुझे अल्कोहल की स्मेल क्यों आने में लगी है, खैर भूल जाओ, मुझे लगता है कि ये बस एक धोखा होगा, मेरा इल्यूजन होगा। नेक्स्ट सीन में हमें जुओ फैमिली का रेजिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बटलर आता है, उससे कहने लगता है माय लॉर्ड हमारे जो आपने जो कंस्ट्रक्टिंग साइट पर म्यूजियम बनाने के लिए कहा था यंग मास्टर के लिए बाहर, वो अचानक से कोलैप्स हो चुका है और उस वहाँ पर जितने भी काम कर रहे थे वो सबके सब जिंदा गड़ गए उसके अंदर। ये बात जानने के बाद वो ओनर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है जुओ फैमिली का, और उससे कहने लगता है क्या हमारा जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है और तुम कह रहे हो कि वो पूरी तरीके से तबाह हो गई जगह, अब जल्दी से जाओ और नए वर्कर्स को ढूंढ कर लाओ। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है कि मैं उनको ढूंढने के लिए गया था गांव वाले के पास और वर्कर, लेकिन उनके पास पहले ये खबर पहुंच चुकी है और उन्होंने मना कर दिया यहाँ पर काम करने के लिए, और जितने भी जवान लोग थे उन्होंने गांव से बाहर भेज दिए हैं और सिर्फ उस गांव में बूढ़े और बच्चे बचे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद वो ओनर काफी तक गुस्सा हो जाता है और अपनी लाश से उसके मुंह पर दे मारता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो रोड पर चलने वाले लोगों को किडनैप कर लो और जबरदस्ती उन्हें पकड़कर किडनैप कर काम पर लगा दो, तुम इतना तो कर ही सकते हो, तुम बेवकूफ कहीं के, तुम्हारे पास का दिमाग नहीं है क्या? और बुरी तरीके से उसे पीटना चालू कर देता है। लेकिन तुम्हें एक बात समझ में आई, और हाँ मैं तुमसे ये भी पूछना चाहता था, क्या तुमने मेरे सेकंड सन को इन्फॉर्म कर दिया है कि आज हम लोग यहाँ पर उसके ब्रदर के लिए फ्यूनरल अरेंज करने वाले हैं, और जल्दी से उसे बता दो ताकि वो हॉलैंड ग्रेन से यहाँ पर आ सके और अपने ब्रदर का फ्यूनरल अटेंड कर सके। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है कि माय लॉर्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी एक बंदे को भेज दिया है उनके पास, मुझे लगता है कि वो रास्ते में है और जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए हमारे जिनयांग को बताने लगता है कि तुम्हारी जो कैनल थी वो बिल्ड हो चुकी है, जो कि प्रिंस कांग के द्वारा बनाई गई थी, और आपको इसके बदले 1 पॉइंट दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के द्वारा। लोग काफी ज्यादा खुश है, 1 पॉइंट मिलता है फिर से, और इसी तरीके कई सारे पॉइंट्स मिलते जाते हैं वो भी फ्री के। और जब उसे फ्री के पॉइंट्स मिल रहे होते हैं तो हमारा जिनयांग काफी ज्यादा खुश होता है और किंग कांग प्रिंस कांग की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है किस तरीके से प्रिंस कांग ने जो कैनल था वो काफी ज्यादा तेज बना दिया, फास्ट बना दिया, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। इस कैनल की मदद से मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल पॉइंट मिल चुके हैं और मेरे को ये मशीन मिल चुकी है
जिससे मुझे फ्री के पॉइंट्स मिलते रहेंगे हर वक्त। और अब मैं माउंटेन्स के नीचे जाता हूँ और बहुत सारा मनी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा पॉइंट मिले। और उन जितने भी पॉइंट्स बचे हुए होते हैं उनका इस्तेमाल कर उसने जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी थी उनको मास्टर कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी पावर पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। और तभी जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिनियांग जिनियांग जरा रुको। और वहाँ पर एक बंदा आता है जिसको देखकर वो कहने लगता है, क्या तुम भी हेलन ग्रेन से हो? तो ये बंदा आकर उससे कहने लगता है कि तुम हो जिनियांग, कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है, मैं भी इस तरफ जाने में लगा हुआ था। मैं तो एक पल के लिए तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद गलतफहमी हो चुकी है, तुम कोई और होगे। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि तो क्या तुम मुझे भूल गए? मैं जुओ लिंगजुओ हूँ। तुम्हारी मदद से उस डार्क पॉन्ड में मुझे नहाने को मिला। बात करने के बाद मेरी पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गई थी और मेरी मडल्स में एनर्जी काफी ज्यादा स्मूथली बहने लगी थी। और अगर तुम उस वक्त मेरी मदद नहीं करते तो मैं रैंक 2 पर इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाता। ये बात जानने के बाद जिनियांग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे याद आया, तुम उस शी जिनपियांग के साथ थे ना, अमी शी पिंगिंग, जब वो पार्टी अरेंज की गई थी, तब याद है ना मुझे? ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे अभी भी याद रखोगे। मैं तुम्हारे में जानता नहीं, उस वक्त जाना नहीं करता था, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुन लिया था। लेकिन फिर भी मेरे को शर्म नहीं आई और मैं फेंग योंगली के साथ उस डार्क पॉन्ड में नहाने के लिए चला गया। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हारे कारण ही मुझे वो ऑफर मिला था। ये बात जानने के बाद जिनियांग भी काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लियांग जो तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जो व्यवहार दिखाया था उस वक्त, तुमने जो कहा था, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, नहीं मैं तुमसे नफरत करूंगा। ये बात सुनने के बाद लियांग जुओ काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो जिनियांग। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो लिंगजियाओ? तब लिंगजियाओ से क्या लगता है कि मैं कोंगशंग टाउन में जाने में लगा हुआ हूँ अपने घर पर। मेरी फैमिली ने मुझसे कहा है वहाँ पर जल्दी आने के लिए। और तभी अचानक से वो जाने में लगे हुए थे, तभी उनके जो हॉर्सेस होते हैं वो एकदम से उचकना चालू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने ट्रैप बिछाकर रखा हुआ होता है रोकने के लिए लोगों को, जिसको देखकर जिनियांग गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहने लगता है कि कौन है? तभी वहाँ पर 3 लोग निकलते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जेंटलमैन, आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन जो रोड है वो ऑलरेडी रिपेयर होने में लगी हुई है और हम इस रोड को गार्ड करने में लगे हैं और एक्सीडेंटली यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। क्या मैं आपकी ऑफिशियल पोजीशन के बारे में जान सकता हूँ कि आप लोग कोंगशिंग टाउन में क्यों जा रहे हो? तभी जिनियांग उससे कहने लगता है कि हम लोग बस ऑर्डिनरी पीपल हैं जो कि पर्सनल अफेयर के लिए वहाँ पर जाने में लगे हुए हैं, लेकिन तुम हमसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि ऑर्डिनरी पीपल, अब तुमसे उस बात से ब्लेम मत करना कि हम तुम्हारे साथ थोड़ा जबरदस्ती करने वाले हैं। और एकदम से अचानक सा उनका रंग बदल जाता है और एकदम गुंडापंथी दिखाते हुए उससे कहने लगते हैं कि हमारे जो कोंगशन विलेज में टाउन में जो जुओ फैमिली है वो तुमसे काम करवाना चाहती है, थोड़े स्मार्ट बनो और हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये बात जानने के बाद लियांग जियो नीचे उतरता है, उससे कहने लगता है, क्या तुम मजाक करने में लगे हुए हो? क्या तुम उसी कोंगशन टाउन के जुओ फैमिली के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? ये बात सुनने के बाद वो सामने वाला बंदा चिल्लाते उससे कहने लगता है, तुम आखिरकार क्या तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम कहीं के नेता हो का? तुम तो देखने में बहुत ज्यादा चालाक लग रहे हो और बहुत ज्यादा गुंडे टाइप के, और देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम कोई अच्छे बंदे नहीं हो और आखिरकार तुम्हारे बारे में मुझे जानने की क्या जरूरत है? और तभी जो जिनियांग होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है फालतू बकवास सुनकर, लेकिन लियांग जी उसे रोक देता है और उससे कहने लगता है, मैं अपने घर पर काफी समय से लौटकर नहीं आया हूँ, अगर तुम वाकई में जल्दी में नहीं हो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार जुओ फैमिली क्या कर रही है। तभी वो बंदा ये जानकर काफी ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हॉर्सेस पर राइड कर रहे हो और तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड है तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे स्वॉर्डमैन बन गए क्या? और जल्दी से उतरो इन हॉर्सेस से। और जिनियांग भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जुओ फैमिली में कुछ ना कुछ तो चलने में लगा हुआ है और यह इस रोड पर इस तरीके से वो लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं, जल्दी से जाओ और आगे के मैटर को इन्वेस्टिगेट कर आओ। तभी नेक्स्ट इन डांजन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिनियांग लिंगजियाओ को मजाक उड़ाता है लिंगजुओ का और उससे कहने लगता है, लिंगजुओ मुझे लगता है कि तुम्हारा इस घर में अच्छी तरीके से स्वागत करा भी जाएगा। तभी लियांगजुओ उससे कहने लगता है कि सच सच बताओ जिनियांग, तो मुझे अपने घर पर आए हुए काफी समय बीत चुका है, तो मुझे लगता है कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं मेरा चेहरा भी जानते होंगे, और मैंने इस घर को छोड़कर तब गया था जब मैंने कल्टीवेट करने के लिए तब गया था जब मैं बहुत ज्यादा छोटा हुआ करता था, और मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक मुझे घर पर वापस आने की परमिशन नहीं दी थी मेरे फादर ने। और मेरे फादर की वाइफ और जो मेरे ब्रदर है, हाफ ब्रदर कह सकते हो, वो मेरी इस जुओ फैमिली को संभालने में लगे हुए हैं, और अचानक से मेरा जो ब्रदर है वो किसी बीमारी के कारण मारा गया और इसलिए मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर वापस आने के लिए कहा था। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी मॉम? तभी जो लियांगजू है वो उसे बताने लगता है कि मेरी मॉम तभी मर गई थी जब मैंने को जन्म दिया था। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और लियांगजू उसे बताने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी जो सेकंड मॉम है, मेरे बिग ब्रदर की मॉम, वो मुझे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करती हैं और काफी ज्यादा अच्छी हैं। और तो और मेरी मॉम वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और यहाँ पर मेड की तरह काम किया करती थी। वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होने के कारण जो उसके फादर हैं उसकी कंक्यूबाइन बन गई थी उसके बाद,
और तो और मेरा जो बिग ब्रदर है वो मेरा हाफ ब्रदर है और वो लेजिटमेट हायर था और उसकी मदर के 3 और बेटे थे। ओरिजिनली देखा जाए तो मैं जुआ फैमिली का ओरिजिनल मेंबर नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन उस वक्त भी मैं ना कोई ओरिजिनल मेंबर था, लेकिन उसकी जो मॉम थी बिग ब्रदर की जो मॉम थी, उन्होंने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया और मुझे इस क्लैन में एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मुझे सेकंड यंग मास्टर बना दिया गया। तभी उन्हीं कन्वर्सेशन चली रही होती है, तभी वो बटलर उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अब काम का वक्त है। तभी जुओ फैमिली के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और कोई बाहर झांकने में लगा हुआ है। यहाँ पर पता चलता है कि वो जुहो लियांग जुओ का फादर होता है, जो कह रहा होता है कि सारे के सारे गेस्ट आ चुके हैं, लेकिन जो लियांग जुओ है वो कहाँ पर है, हम अभी भी बस उसका ही इंतजार करने में लगे हुए हैं, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जहाँ पर वो सर्वेंट उसे बताने लगता है कि मैं हॉलैंड क्वीन में पर्सनली वहाँ पर उन्हें इनवाइट करने के लिए गया था और तो और उन्होंने कहा था कि वो उन्हें खुद बता देंगे कि कब आना है, और मैं जो भी कहने में लगा हुआ हूँ वो सच बात है मास्टर। तभी उसकी जो मॉम है वो रोते हुए उससे कहने लगती है कि कितना बड़ा बास्टर्ड है, वो कल्टिवेट करने के लिए हॉलैंड क्वीन में जा चुका है और अब वो हमें फैमिली की तरह नहीं समझता। उसका ब्रदर मारा जा चुका है, लेकिन वो फिर भी यहाँ नहीं आ रहा है अपने ब्रदर के फ्यूनरल के लिए। मुझे उस बंदे को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनने के बाद उसका जो फादर होता है जुओ लियांग जुओ का, वो अपने सर्वेंट को बहुत ज्यादा गंदी तरीके से पीटता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो बस एक लूजर हो, एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो, अगर वो यहाँ पर नहीं आया 1 घंटे के अंदर अंदर तो मैं तुम्हें उसी म्यूजियम को बनाने के लिए भेज दूंगा वहाँ पर काम करने के लिए। दूसरी तरफ उस गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिन्हें यहाँ काम करते हैं वो कहने लगता है कि जब हम लेबर हॉल में काम कर रहे थे तो वहाँ पर कम से कम कुछ खाने के लिए तो था, लेकिन यहाँ पर काम करने के बाद तो हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं दे रहे ये लोग। ये बात सुनने के बाद पीछे से एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से कंप्लेन करने की बड़ी, और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीछे से जुओ लियांग जुओ आ जाता है, उसके अटैक को खुद झेल लेता है, जिसको देखकर जिन्यांग काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी लिंग जुओ उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आए हो तो तुम मार नहीं खा सकते, मैं तुम्हारे बदले मार खाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मुझे समझ में आया कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, तो मैं तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर ढूंढूंगा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मैं सभी के लिए, जो भी हो रहा है ये सारी की सारी घटना। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है, मतलब वो कर्मचारी यानी काम करने वाला बंदा, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम कितना ज्यादा और ज्यादा देर तक झेल सकते हो मेरी इस बात को। और वो सभी लोगों को एक जगह कलेक्ट करने लगता है। यहाँ पर वो बटलर आ जाता है और सभी को बुलाते ही सभी लोग उससे पूछ लगते हैं, बटलर साहब आई मीन बॉस, आपके चेहरे के साथ क्या हुआ। तभी उसका बॉस उससे कहने लगता है कि मैं एक्सीडेंट गिर गया था, इसलिए मेरे थोबड़े की ये हालत हो गई है। दूसरी तरफ जो बंदा वाइप लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार था वो कहने लगता है कि तुम बस यहीं पर इंतजार करो, तुम दोनों को तो मैं अभी सबक सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। जहाँ पर उसका बटलर उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ उस टाउन के गेट पर चलो और सेकंड मास्टर को ढूंढने के लिए इधर उधर फैल जाओ। और जो लॉर्ड जुओ है उन्होंने हमें वार्निंग दे दी है कि अगर हम लोग उन्हें ढूंढकर हम आई मीन सेकंड मास्टर को ढूंढकर जल्द नहीं लेकर आ पाए तो वो लोग हमें इस काम पर लगा देंगे, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है, लेकिन उसको सेकंड यंग मास्टर को आए हुए काफी ज्यादा समय बीत चुका है, तो आखिरकार हम उसे पहचानेंगे कैसे। ये बात सुनने के बाद बटलर उसको मारता है, उससे कहने लगता है कि जो सेकंड यंग मास्टर है वो हॉलैंड ग्रेंज के स्टूडेंट है, तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि वो ऑर्डिनरी लोग होंगे, ऑर्डिनरी से बहुत ज्यादा अलग होंगे और उनकी जो कंपोजर होगा वो सबसे डिफरेंट होगा, तो हम उन्हें आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से अगर चले जाएंगे तो यहाँ पर काम कर्मचारी यानी काम करने वालों को कौन देखेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात तो अभी सेकंड यंग मास्टर को ढूंढने का है। ये जो बास्टर्ड है वो यहाँ से भाग नहीं सकते, उनके पास इतनी हिम्मत भी नहीं है। तभी वो जो कर्मचारी आई मीन जो वर्कर्स होते हैं वो वहाँ पर आराम करते हैं थोड़ा और कहने लगते हैं कि सेकंड यंग मास्टर के कारण हमें सांस लेने का मौका जरूर मिल रहा है। तभी एक बुड्ढा उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों इस टाउन के लोग तो नहीं लगते हो, तो आखिरकार तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी वो बताने लगता है कि हमें इस जंक्शन टाउन में कुछ काम था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें इन बास्टर्ड के द्वारा रोड पर रोक लिया गया। क्या ये जुगो फैमिली है वो वाकई में इतनी ज्यादा एरोगेंट है कि वो यहाँ पर चलते फिरते लोगों को किडनैप कर अपने लिए काम करवाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो बड्ढा उससे कहने लगता है कि तुम लोग बाहर से हो, शायद इसलिए तुम्हें यहाँ पर इस जुगो फैमिली की इन्फ्लुएंस के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि इस पूरे के पूरे चांगसान में ज्यादातर जमीन है वो जुगो फैमिली पर बिलोंग करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो सेकंड यंग मास्टर है वो हॉलैंड ग्रेंज का स्टूडेंट है और उसका फ्यूचर वाकई में बहुत ब्राइट है। रिसेंटली यहाँ का जो यंग मास्टर है वो मारा जा चुका है जुगो फैमिली का, और उसकी जो मॉम थी वो जानबूझकर जबरदस्ती करने में लगी हुई है कि वो उसके यंग मास्टर के लिए यहाँ पर एक म्यूजियम बनाए। और कुछ समय पहले की बात है जहाँ पर जब इसे खोदने की प्रैक्टिस चल रही थी, मतलब जो काम था चल रहा था, ये जगह पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई और जितने भी काम करने वाले थे इसी के साथ यहाँ पर दफन हो गए थे। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सब लोग इस बारे में जानते हैं, इसलिए जब वो लेबर से यानी काम करने वाले लोगों को ढूंढने के लिए गए तो ये फैक्ट उन्होंने दूसरे लोगों से छुपा दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद किसी तरीके से टाउन वालों को इस बारे में पता चल गया और टाउन वाले ने किसी को काम करने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा। उसके बाद जुआ फैमिली ने दूसरों को पकड़ना चालू कर दिया ताकि वो जबरदस्ती यहाँ पर काम करवा सके उससे। मैं भी पास के ही गांव से यहाँ से गुजरने में लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया और यहाँ पर पकड़कर काम पर लगा दिया। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे को पता चला इस बारे में तब कि मैं तो यहाँ पर बस फ्री में काम करने में लगा हुआ हूँ और यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगे, और यहाँ से वैसे भी भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम पूरी की पूरी जिंदगी भर जुओ फैमिली के लिए ही काम कर सकते हो। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है लियांगजू, और उससे कहने लगता है कि आखिरकार जुओ फैमिली इतनी ज्यादा अनरीजनेबल और लॉलेस कैसे हो सकती है। अगर सेकंड यंग मास्टर को इसके बारे में पता चल गया, वो कभी भी इस चीज को अलाउ नहीं करने वाले। तभी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जुओ फैमिली इस पहाड़ पर, इस माउंटेन पर म्यूजियम क्यों बनाना चाहती है। ज्यादातर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो हमेशा कोई ऐसी जगह चुनते हैं जो कि परफेक्ट हो, फ्लैट जगह हो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना है कि यहाँ पर केव को खोदना पड़ता हो म्यूजियम बनाने के लिए। तभी वहाँ पर तीसरा बंदा आता है और उसे बताने लगता है कि बड़ी, शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन उसकी जो सेकंड यंग मास्टर की जो सेकंड मदर है, आई मीन जो हाफ मदर है, स्टेप मदर कह सकते हो, वो यहाँ पर उसके बेटे के मरने के बाद म्यूजियम नहीं बनाना चाहती, बल्कि मैं जो सेकंड यंग मास्टर है उनकी मदर के द्वारा एक खजाना यहाँ पर छोड़ा गया था, एक ट्रेजर, उसको ढूंढने के लिए ये सब काम करवाने में लगी हुई है। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है और पूछने लगता है, लेकिन मैंने सुना है जो सेकंड यंग मास्टर की जो मदर थी वो वाकई में एक नॉर्मल बंदी थी, एक ऑर्डिनरी मेड, तो आखिरकार उसके पास खजाना कैसे हो सकता है। तभी बंदा उससे कहने लगता है, खैर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, ये बात तो सच है कि वो एक ऑर्डिनरी मेड थी, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो एक समय पर किसी बहुत बड़ी फैमिली की डॉटर हुआ करती थी, जिसको उसके डाउनफॉल से पहले, और उसकी जब फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई तो वो यहाँ पर मेड के तौर पर काम करने के लिए आ गई, लेकिन तभी अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद सेकंड यंग मास्टर को उसने जन्म दिया, तो उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो इस बात से लेकर बहुत ज्यादा जेलस थी और उसने अपने हाथों से उसे मार दिया। जब सेकंड यंग मास्टर की मॉम मर रही थी तो उसने मरने से पहले ये शब्द कहे थे कि उसने एक खजाना छोड़ा हुआ है इन माउंटेन्स में, वो भी अपने बेटे के लिए। ये बात जानने के बाद जुओ लिंगजियाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे यहाँ तक सिर्फ इतना ही पता था कि वो बीमारी के कारण मारी गई थी मुझे जन्म देते हुए। तभी बंदा उसे बताने लगता है कि जुओ फैमिली में सभी के सभी लोगों की जितनी भी बात मानी जाती है वो वहाँ उसके लॉर्ड के वाइफ के फैमिली की बात मानी जाती है, इसलिए वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि उसकी कंक्यूबैन को उसने खुद मार दिया। और जो सेकंड यंग मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा नादान है, उन्हें तो पता ही नहीं है, वो अपनी सिर्फ कल्टीवेशन में लगे हुए थे और कुछ भी इस बारे में नहीं पता। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि में जिसने उसकी मोम को मारा उसने उसी को अपनी मदर की तरह समझना चालू कर दिया। कितने ज्यादा बेवकूफ होगा। तभी अचानक से ये बात सुनने के बाद वो अचानक से खड़ा होता है, वो भी सरप्राइज में, और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम बस बकवास करने में लगे हुए हो, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिससे पहले कि वो जुओ फैमिली में शादी करे उससे पहले वो बहुत ज्यादा गरीब हुआ करती थी, खाने तक के लाले थे उसके लिए, तो आखिरकार उसके पास किसी तरीके का ट्रेजर कैसे हो सकता है। तुमने बस कुछ स्टोरी सुन ली टी हाउस में और तुम यहाँ पर बकवास फेंकने में लगे हुए दूसरों को, तुम वाकई में उन झूठी स्टोरी पर विश्वास कर रहे हो। तभी बुड्ढा उसे शांत करता है, उससे कहने लगता है कि जंगमैन थोड़ा शांत हो जाओ, जो भी ये बंदा कहने में लगा हुआ है वो सब कुछ सच है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो तुम उस बंदे से जाकर पूछ सकते हो। जब वह कंक्यूबैन उस वक्त प्रेग्नेंट थी तब इसने उसकी सेवा की थी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमें ये भी पता है कि इसको उस ट्रेजर के बारे में भी पता है, जब मरते वक्त उस कंक्यूबैन ने उसे बता दिया था, और जब उस लॉर्ड की वाइफ ने उस सेकंड यंग मास्टर की मदर को मार दिया था उसके बाद वो उस ट्रेजर को हासिल करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस बटलर को यानी कि इस काम करने वाले बंदे को यहाँ पर कैद कर रख दिया, और काफी देर टॉर्चर करने के बाद भी पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार खजाना कहाँ पर है, और इस बंदे को एकदम मरती हुई हालत में यहाँ पर छोड़ दिया था काम करने के लिए। तभी वो बंदा उसके पास आता है, पूछने लगता है अब जबकि इसकी हालत ऐसी हो चुकी है तो आखिरकार इससे मैं जान भी कह सकता हूँ। लेकिन वो बटलर वो काम करने वाला सर्वेंट जैसे उसको देखता है तो वो सफराद हो जाता है और चिल्लाते हुए से रोते हुए उसे पकड़ लेता है। उससे कहने लगता है रोते हुए कि तुम सेकंड यंग मास्टर हो, क्या आप वाकई में यहाँ पर आ गए हो? फाइनली तुम वापस आ चुके हो सेकंड यंग मास्टर। ये बात जानने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में सेकंड यंग मास्टर है। तभी वो उसे पूछ लगता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? तभी वो रोते हुए कहने लगता है कि मैंने आपका जन्म होते हुए देखा था, बर्थमार्क आपके पैरों पर, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, वो भी अच्छी तरीके से, तुम जरूरी सेकंड यंग मास्टर हो। और तभी वो खांसना चालू करने लगता है। तभी वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तुम आराम कर लो। तभी वो बटलर उससे वो सर्वेंट उससे कहने लगता है सेकंड यंग मास्टर, मैंने आपका काफी समय से इंतजार करने में लगा हुआ था, अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो वो भी सुरक्षित हालत में, मेरे अभी तक जीने का जो काम था वो वाकई में मेरी मेहनत का फल निकल आया। मैंने ये भी सुना है कि आपकी मदर ने आपके लिए यहाँ पर कुछ छोड़ा था, यहाँ आप इस माउंटेन से नीचे उतरोगे तो एक टेम्पल के पास, और ये कहते कहते वो वहीं से मर जाता है और मरते मरते कह रहा होता है कि आपकी जो मदर थी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था और आखिरकार वो समय आ चुका है कि मैंने उनका कर्ज भी चुका दिया है और मेरी आखिरी इच्छा थी वो मैंने पूरी कर ली है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और कहने लगता है कि सेकंड यंग मास्टर अब आपको जाना चाहिए यहाँ से। ये कहते कहते वो मर जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये बंदा मारा जा चुका है और इसने कई सालों तक इस मूवमेंट के लिए अपने आप को झेला होगा। और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में अपने पैरों में जो बेड़ियां लगी हुई होती हैं उनको अपने हाथों से तोड़कर फेंक देता है। ये देखकर सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं और लियांग जू उससे पूछने लगता है जिनयांग से, जिनयांग क्या तुम मेरे साथ उस टेम्पल में चलोगे पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है? और सिस्टम भी इसी बात के लिए उसे 20 पॉइंट दे देता इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता लगाने के लिए, और अब फिर से मिशन दे देता है क्या तुम इस बंदे की मदद करोगे इस मैटर को अच्छी तरीके से पता लगाने के लिए।
और तभी हमें दिखाया जाता है उन काम कर मतलब आई मीन उन सैनिकों को, जुए फैमिली के बटलर वगैरह को, जो कि सेकंड यंग मास्टर को ढूंढने के लिए गए थे लेकिन ढूंढ नहीं पाते, जो कि हॉलैंड ग्रेंज के बारे में पता लगाने के लिए गए थे लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। और कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जो सेकंड यंग मास्टर हैं वो इसी तरीके से किसी के चंगुल में फंस गए होंगे, और हम कर भी कह सकते हैं वैसे भी। चलो उन स्लेव्स को छोड़ देते हैं और उनसे कह देते हैं कि जाओ और सेकंड यंग मास्टर को ढूंढ कर लाओ। और तभी भी दोनों के दोनों वहां से बाहर निकल ही रहे होते हैं। तो वो देखने के बाद सभी के सभी सर्वेंट उस पर स्वॉर्ड पॉइंट करते हैं, उससे कह लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ से भागने की, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन ये बात जानने के बाद वैसे ही उसकी सटकी हुई होती है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और पकड़कर ऊपर उठाने लगता है और कहने लगता है कि जिस सेकंड यंग मास्टर की तुम बात करने में लगे हुए हो वही यह बंदा है, लेकिन हमें तुम्हारे जो यंग मास्टर है उनको फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो हम लोग इस माउंटेन से नीचे जा रहे हैं टेंपल को ढूंढने के लिए, हमें तुम्हारी सेबर्स की जरूरत है, जल्दी से हमें दे दो वो। और उस बंदे को वहीं पर फेंक दिया जाता है लियांग जुओ के द्वारा और कहने लगता है कि तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लो, नहीं तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों खिला दूंगा। और तभी वो भागते भागते जुओ फैमिली में जाता है और उससे कहने लगता है माय लॉर्ड सेकंड यंग मास्टर वापस आ चुके हैं। तभी वो बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों रखे हो, कहाँ पर है सेकंड यंग मास्टर, मुझे बताओ जल्दी। और तभी वो बटलर बताने लगता है कि जो सेकंड यंग मास्टर है वो यहाँ पर आने की जगह पर उस माउंटेन के नीचे एक टेंपल है, वो वहां पर चले गए हैं। ये बात जानने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब ये बात उसकी वाइफ को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाती है। और तभी टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो टेंपल का मालिक है या फिर जो भी है पुजारी वगैरह, वो उससे क्या लगता है फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो लड़के। ये बात जानने के बाद वो उससे क्या लगता है क्या तुम मुझे जानते हो। तभी वो उससे क्या लगता है नहीं मैं तुम्हें तो नहीं लेकिन तुम्हारी मदर को बड़ी अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम उसके बेटे हो। और बताने लगता है कि तुम्हारी जो मदर थी वो मार्शल आर्टिस्ट फैमिली की अकेली बेटियां थी, मतलब अकेली चाइल्ड थी और वो काफी ज्यादा जवान थी और यंग थी। उसी वक्त उसकी पूरी की पूरी फैमिली पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई और उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था, इसलिए वो उसने घूमना चालू कर दिया इधर उधर। और उसके बाद घूमते घूमते वो यहाँ आ गई और मेरे मास्टर ने उसको अपनी शरण में ले लिया, उस टेंपल में रहने की परमिशन दे दी। और उस समय पर उसी की उम्र का था मैं भी, और हम लोग बस बच्चे थे और हम लोग एक ही साथ रहा करते थे और हम लोग एक साथ मिलकर बड़े हुए। और वक्त के साथ साथ तुम्हारी मॉम दिन ब दिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा हॉट बनती गई और उसी के बाद मैं तुम्हारी मॉम के प्यार में पड़ गया था, वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। और तुम्हारी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद भी किया करता था उस मोमेंट पर। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे मास्टर की मौत हो गई और उस वक्त मेरे मास्टर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड थे और सभी लोग उनका सम्मान किया करते थे। लेकिन जब मेरे मास्टर मारे गए तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब मेरे मास्टर जिंदा थे तब जुओ फैमिली की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी उनका कुछ बिगाड़ने की। तो उसके बाद जुओ फैमिली का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर आया, अटैक कर दिया हम पर। वो तुम्हारी मदर को हासिल करना चाहता था और उसने जबरदस्ती उसको किडनैप कर लिया। और उसके बाद का तो मुझे लगता है कि तुम्हें शायद पता ही होना चाहिए था। उसके बाद जब किडनैप कर लिया गया था तो जुओ फैमिली के लॉर्ड ने उसका रेप कर दिया। रेप करने के बाद वो तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हो गई और अचानक से वो इस टेंपल में एक दिन लौट कर आई और उस समय पर वो काफी ज्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और ये बात जानती है और वो मरने से बिल्कुल नहीं डरती थी, लेकिन वो अपने बेबी के बारे में चिंता करना चाहती थी। आई मीन कुछ करना चाहती थी जो कि इसका जो बच्चा है अभी तक पैदा भी नहीं हुआ और उसको सुरक्षित रखना चाहती थी। और उसके बाद वो यहाँ पर आई और एक पिल मुझे हाथ दे दी और ये एक ऐसा अकेली पिल थी जो कि उसकी फैमिली के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। ये बात जानने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज तो हो जाता है। तभी वो बताने लगता है कि वो पिल कोई नॉर्मल पिल नहीं थी, बल्कि मैं किसी मॉडल की रूट को पूरी तरीके से बदल सकती थी, रूट बोन को। और जो पिल थी वो उसकी न्यूबॉर्न बेबी को दे दी गई ताकि उसे अच्छी थी रूट बोन मिल सके और इसी तरीके से उसके बच्चे को उस जुओ फैमिली में जगह मिल सकती थी, यही पॉसिबिलिटी थी बस। और उसके बाद वो मारी गई। तुम ही वो खजाने हो जो कि तुम्हारे मॉम के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है। दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सेकंड मॉम यानी कि वो जो फर्स्ट वाइफ थी लॉर्ड जुओ की, वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ भागते हुए आ रही थी और कहने लगती है कि ये बास्टर्ड हमसे पहले इस जगह को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ चुका है और मुझे लगता है कि उसने उस ट्रेजर को ऑलरेडी ढूंढ लिया होगा और तुम उसकी जो मदर थी वो उसने यहीं पर उस ट्रेजर को छुपा कर रखा होगा। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है माय लेडी, अगर सेकंड यंग मास्टर को पता चल गया कि आपने उसकी मदर के साथ क्या किया तो क्या वो आपको मार देंगे या फिर कुछ कर देंगे। तभी वो काफी ज्यादा गुस्से में उसको देखती है और एकदम ब्लन टाइप की लग रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बास्टर्ड को शायद पता भी नहीं है। वो हमेशा मुझे अपनी मॉम की तरह समझता है। भले ही कोई बास्टर्ड आ जाए हम दोनों के बीच में लाइन खींचने के लिए, तब भी वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इस बारे में। लेकिन तुम बेवकूफ कहीं के, तुम बेवकूफ हमारे सेकंड यंग मास्टर को पकड़ कर ले गए उस गुफा में और उस गुफा में वो जाकर उस सर्वेंट से जाकर मिल गया जिससे उसे सच्चाई के बारे में पता चल गया। तुम भी इस कांड में शामिल हो, तुम इस बात का ख्याल रखना, तुम्हें तो सजा बाद में जरूर मिलेगी। और तभी वो लोग उस दरवाजे को तोड़कर टेंपल के अंदर आते हैं और उसकी मदर घबराते उससे कहने लगती है कि लियांग जू, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तुम्हारे ब्रदर की फ्यूनरल के लिए कई सारे लोग और तुम्हारे फादर इंतजार करने में लगे हुए हैं घर पर।
और जब वो अंदर आती है तो वो देखती है किस तरीके से गुस्से में तीनों के दिनों से घूर रहे हैं और वो रोते हुए लियांग जू उससे कहने लगता है कि काफी समय बाद मिले मॉम। तभी वो सर्वेंट आपस में बात करते हुए उससे कहने लगते हैं, हे तुम्हें क्या लगता है कि जो लॉर्ड की वाइफ है उसने उसकी कंक्यूबाइन को सच में मार दिया था उस वक्त? तभी दूसरा कह रहा होता है, हाँ ऐसी ही बात है। सब लोग इस बारे में जानते हैं कि जो लॉर्ड की वाइफ है वो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूर है और किसी पर भी दया नहीं दिखाती। और मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर को कोई क्लूज पता चल गए होंगे इस टेंपल में आने के बाद और इसी बात का डर था सेकंड लॉर्ड की वाइफ को, और इसलिए वो जल्दबाजी में यहाँ पर आई थी भगते भगते। ये बात सुनने के बाद दूसरा सर्वेंट उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आखिरकार वो यहाँ पर क्या करने में लगी हुई है और वो अकेले मतलब उसके अंदर क्यों गई है इस टेंपल के? तभी उसका दूसरा सर्वेंट बताने लगता है कि जो सेकंड यंग मास्टर है उन्होंने हमेशा इस लॉर्ड की वाइफ को अपनी मदर की तरह समझा है, वो जब से छोटे थे तब से ही, तो शायद थोड़े बहुत इमोशनल बच जाए। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो लॉर्ड की वाइफ है वो सिल्वर टंग है उसके पास, वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती है। तुम बस इंतजार करो, हमें पता चल जाएगा और इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो सेकंड यंग मास्टर को अपने कब्जे में कर लेगी वापस से और सेकंड यंग मास्टर उसकी हर एक बात मानेंगे थोड़ी देर बाद। तभी उसकी वाइफ रोना चालू कर देती है लॉर्ड की वाइफ और उससे कहने लगती है कि लियांग जूओ, तुमने मुझे हमेशा अपनी मॉम की तरह मतलब समझा है और मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह समझा है, लेकिन तुम यहाँ पर दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा करने में लगे हुए हो। तुमने तो वाकई में मेरे सारे के सारे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखा है लेकिन सब कुछ वेस्ट हो गया। तभी वो बटलर अपने घुटनों के ऊपर टिकता है और उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, मैंने काफी समय तक यहाँ पर इस आपके जुओ फैमिली में काम किया है लेकिन मैंने इसके रूमर्स के बारे में कभी भी नहीं सुना, सब कुछ झूठ है। आपको जन्म देते वक्त आपकी मदर मारी गई थी और ये मैंने अपनी आंखों से सुना था, देखा था। तभी वो उससे कहने लगता है कि मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझ पर तुम्हारी बातों पर भरोसा है। मुझे बस ये पता चला कि यहाँ पर कोई खजाना छुपाया गया है इस टेंपल में, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आ गया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर तो सच में एक खजाना छुपा हुआ है। अनएक्सपेक्टेडली, मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये बात जानने के बाद जब उसको पता चलता है तो वो ये औरत इस ट्रेजर के बारे में पूछने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये तो अच्छी बात हुई कि तुमने मुझे बता दिया है, अब जल्दी से बताओ कि आखिरकार वो खजाना कहाँ पर छुपा हुआ है। और काफी तक खुश होने लगती है। ये बात जानने के बाद वो लियांग जू काफी जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखने के बाद वो सपरात हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से क्यों हंस रहे हो? तभी लियांग जी उससे कहने लगता है कि मैं उस वक्त कितना ज्यादा बेवकूफ था, मैंने तुम्हारी एक्टिंग को बाकी में नहीं पहचान पाया और जिसने मेरी मॉम का कत्ल किया है, मारा है और मैंने उसी को अपनी मॉम समझने लगा और मेरी मॉम जो हेवन में होगी वो उसे काफी ज्यादा उदास कर दिया। ये बात जानने के बाद दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं और एकदम से सरप्राइज होते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारे क्या कहने का मतलब है? तभी लियांग जी उससे कहने लगता है कि तुम ट्रेचरस वुमन कहेंगी, तुम बेवकूफ और कमीनी वुमन, जो तुम्हें उस ट्रेजर के बारे में पता लगाना चाहती थी ना, मैं बताता हूँ आखिरकार वह ट्रेजर क्या है। वह ट्रेजर मैं हूँ जो कि मुझे मेरी मॉम की तरफ छोड़ा गया था। उन्होंने मेरी रूट बोन को चेंज कर दिया अपनी पिल के द्वारा और उन्हीं के इतने ज्यादा आशीर्वाद के कारण मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। ये बात जानने के बाद वो लड़की वहाँ से वो औरत वहाँ से भागना चालू कर देती है और घबराते हुए भागते हुए मन में सोचते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, इस बास्टर्ड के साथ ये सब कुछ जानने लगा है और मुझे जल्द से जल्द इसको अवॉइड करना होगा और वापस से लॉर्ड के पास जाना होगा। कितनी ज्यादा बदकिस्मत में है, मतलब कितनी ज्यादा बैड लगे मेरा, ये बिल्कुल गलत समय पर आ चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये वहाँ पर वापस आ ही रहा था और इसे सब कुछ पता चल चुका है, जो भी इसके साथ जो घटना हुई है आज, वो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। और वो उस कमीने टाउस्ट के तो देखो जो कि इस टेंपल का ओनर है इस वक्त, ये मुझे हमेशा से मारना चाहता था। तुम बस मेरा इंतजार करो, एक बार जो लॉर्ड है वो इस बास्टर्ड को हॉलर केज में वापस भेज देंगे ना, तब मैं इसकी बताता हूँ बताती हूँ कि आखिरकार इसके साथ क्या होने वाला है। मैं इसके टूटे टूटे करके कुत्तों को खिला दूंगी। और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है तभी जिनयांग अपनी डस्ट आर्ट का इस्तेमाल करता है और वो औरत बाहर निकलती है और उससे कहने लगती है कि ये बास्टर्ड इंसेन हो चुका है, खराब हो चुका है इसका दिमाग, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो फटाफट। और वो घबराई हुई होती है। तभी दूसरी तरफ एक बंदे के पास उसका खून गिरता है और वो कहने लगता है कि माय लेडी अपने आप को तो देखो। तभी दिखाया जाता है कि उसके पैर पर एक छेद हो जाता है, वो भी जिनयांग की उस पत्थर के फेंकने के कारण। और लियांग जी को उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिनयांग। जिनयांग कहने लगता है कि ये सब तो कोई बात नहीं थी और वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है और रोना चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि इस बंदे का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, कोई तो मेरी मदद करो। और तभी लियांग जी उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरे फादर ने कहा था कि मेरी मॉम थी जिस वक्त उन्होंने मुझे जन्म दिया था वो उस वक्त 19 साल की थी और किस्मत वाली बात है कि मैं भी 19 साल का हूँ इस वक्त, और इस वक्त मेरी मदर अगर जिंदा होती तो वो 38 ईयर्स की होती। कैसा रहेगा? तो अब तुम्हें समझ में आया कि डर क्या होता है। और जितनी भी साल तुमने उन्हें टॉर्चर दिया है मेरी मदर के बदले में, मैं तुम्हें उतने ही बार इस स्वॉर्ड से पीलूंगा, छेद करूंगा, तुम्हें छेदी सिंह बनाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें कम से कम 40 बार तो स्टेप करना ही पड़ेगा आज। तभी जिनयांग उसके पोर्टर के पास जाता है और उससे कहने लगता है, क्या तुमने सुनाई नहीं दिया? हमारे बड़ी को स्पेयर की जरूरत है, सेवर की जरूरत है, तुम जल्दी से तो इसे हमारे जो वेपन्स है वो उसे वापस कर दो बस। और तभी वो उसका सेवर स्वॉर्ड उसे दे देता है और तभी हमें दिखाया जाता है लियांग जी वो किस तरीके से उसको टॉर्चर करने के लिए रेडी होता है। और इस औरत की हालत तो बहुत खराब हो चुकी होती है, रो रो कर इसकी ऐसी हो चुकी होती है और रोते वक्त अपने आखिरी मूवमेंट में कह रही होती है कि जो भी इस बंदे को निपटाएगा मैं उसे मुझे बचाने के बदले में 100 नहीं 1000 गोल्ड कॉइंस दूंगी। तभी लियांग जी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा।
और एक एक कर स्टेप करना चालू कर देता है। और जिस तरीके से उसे छेद करने में लगा हुआ होता है, एक एक कर गिनती कर 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 उस बटलर की हालत तो पतली हो जाती है ये जानकर। और तभी वो उस बटलर से सब कुछ पता लगाने के लिए उससे पूछ लगता है। तभी डर के मारे वो बटलर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे मत मारो, मुझे जबरदस्ती करने के लिए कहा गया था बस। और इसकी जो मॉम थी वो वाकई में इस लेडी के द्वारा मार दी गई थी और ये सीन मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैं किसी को इसके बारे में बता नहीं सकता था क्योंकि इसने मुझे फोर्स किया था और कहा था कि अगर मैं किसी को कुछ भी नहीं बताता हूँ तो इस बारे में तो मुझे वो बटलर बना देगी। और पूरी की पूरी जुओ फैमिली को उसके पेरेंट्स के इस लेडी के फैमिली के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और बात करें लॉर्ड जुओ के बारे में तो उसे बस फिशिंग के बारे में फिक्र है और किसी के बारे में नहीं। तो मैं आखिर बताऊं तो किसको बताऊं। तभी जिनियांग उसके पास स्वॉर्ड रखता है, सेबर रखता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन तुमने सब कुछ पोपट की तरह बक दिया, तुम मुझ पर एक फेवर करो। ये बात सुनने के बाद बटलर उससे कहने लगता है ठीक है हीरो, मैं तुम जो भी कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी जिनियांग उसे मारकर वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है लेकिन तुम्हें तो जहन्नुम में जाना होगा, नरक में जाना होगा। तुमने जिसके साथ भी ये किया है और लेबर को मारा है, तुम्हारे कारण जितने भी लोग मारे गए हैं काम करते वक्त, उनके पास जाओ और अपने घुटनों के बाद टिककर उनसे माफी मांगो। तभी सिस्टम उसे इसके बदले में 100 पोटेंशियल पॉइंट दे देता है इसके बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो लियांग जू है उसने 40 बार उस औरत को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से स्टैब कर दिया है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो गई होती है। ये देखने के बाद सभी के पसीने छूट जाते हैं और तभी जिनियांग आकर उसके बताने लगता है कि लियांग जू इस लड़की की इस औरत की जो पेरेंट्स के फैमिली है, उस पूरी की पूरी फैमिली तुम्हारी जुआ फैमिली को कंट्रोल करने में लगी हुई है काफी वक्त से। और इस म्यूजियम में जो भी काम हुआ था उन लेबर के साथ, ये सब कुछ उनका किया धरा है। ये बात जानने के बाद लियांग जी उससे कहने लगता है जिनियांग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसने भी मेरी मॉम के साथ ये किया था मैं उसका बदला जरूर लूंगा और जो भी यहाँ पर अनजस्टिसली मारा गया था इनके कारण मैं उनको भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी वहाँ पर जुगो फैमिली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग वहाँ पर उसके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। भाई समझ ना आ रही, सामने वो बंदा मरा पड़ा हुआ है और ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। अजीब ट्रेडिशनल है भाई इनका। यहाँ पर कुछ लोग तो ये कह रहे होते हैं मिस्टर जुगो हम लोग आपके सन के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आपका जो सेकंड सन है वो कहाँ पर है, वो आया क्यों नहीं है? क्या उसने हॉलैंड ब्रिज को ज्वाइन कर लिया है तो इसका मतलब वो हम पर इतना ज्यादा लुक डाउन करेगा क्या? वो हमारी इज्जत नहीं करेगा क्या? तभी वो सभी से माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मेरे बेटे को आए हुए यहाँ पर काफी ज्यादा समय हो चुका है, तो उसने शायद रास्ता भूल गया होगा और मेरी वाइफ उसे लेने के लिए खुद गई है। तभी वहाँ पर बटलर भागते हुए आता है और उससे कहने लगता है कि माय लॉर्ड सेकंड यंग मास्टर आ गए और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी उसका लीडर उसको देखने के बाद शौक होते हुए उससे कहने लगता है कि ये तो कविता अच्छी बात है, तो लेकिन तुम इतने ज्यादा पैनिक क्यों करने में लगी हुई हो भाई, कहाँ पर है वो? तभी जिनियांग वहाँ पर आता है और उससे कहने लगता है कि वो दरवाजे के बाहर है। तभी वो जिनियांग से कहने लगता है कि ओ भाई तुम कौन हो और मेरे बेटे के कॉफिन पर इस तरीके से क्यों बैठे हुए हो? तभी जिनियांग अपना इंट्रोड्यूस कराता है और उससे कहने लगता है कि मैं और तुम्हारा सेकंड बेटा एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं और मैं यहाँ पर उसका घर क्लीन करने में उसकी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी का कटा हुआ सर उसके पैरों में आकर गिरता है, जिसको देखकर उसके फैमिली मेंबर सभी के सभी डरे रह जाते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि मैं वही लड़की होती है, औरत होती है जो इसका माँ बनने की एक्टिंग करने में लगी हुई थी। जहाँ पर लियांग जू अंदर आता है और उससे कहने लगता है कि डैड मुझे माफ कर देना कि मैं लेट हो गया था, मुझे तो यहाँ पर इस वुमन को इस वुमन को मारने के लिए पहले ही आ जाना चाहिए था और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं इसकी पूरी की पूरी फैमिली को मारने के लिए आ जाना चाहिए था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे अपने घर को पहले ही क्लियर कर देना चाहिए और उन लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए जिनको इन लोगों के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर उस औरत के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो खड़े होते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे बारे में इस तरीके से बात करने की। दूसरी तरफ वो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि डैड आपको शांत हो जाना चाहिए, आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। और तभी उधर से एक बंदा खड़ा होता है गालियां देते हुए और कहने लगता है कि बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सिस्टर को इस तरीके से मारने की, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डिसलॉयल बास्टर्ड हो, तुम तो अपने बाप की भी बात नहीं मानती हो, तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ, मैं अपने हाथ से तुम्हें मार दूंगा। तभी उसका ब्रदर होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्से में नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता ही होगा कि तुम अभी सिर्फ और सिर्फ रैंक 2 पर पहुंचे हुए, वो भी अपनी ब्रोकन डांटेन के साथ। तभी वो वहाँ पर अपने वेपन से उस पर अटैक करता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुमने अगर हॉलैंड रेंज को ज्वाइन कर लिया है तो तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हो, अब तुम मेरे इस अटैक को झेलो जहाँ पर पूरे के पूरे टाउन में कोई भी मेरे मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उससे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो एक ही झटके में उस बंदे को मार देता है। ये देखने के बाद उसके अंकल के पसीने छूट जाते हैं और वो उससे कहने लगता है कि तुम अभी तक सिर्फ अपनी दादागिरी लोगों को दिखाने में आ रहे थे, शायद तुम्हें इसलिए पता नहीं है कि आखिरकार तुम्हारी औकात क्या है और तुम क्या हो। जब मैं पहले कुछ सालों पहले यहाँ पर वापस आया था तब मैंने ये सेबर टेक्निक तुम्हें दिखाई थी, लेकिन इतने समय के बाद भी तुम्हारी जो सेबर टेक्निक है वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई।
और तुम इससे बड़ी टेक्निक के साथ तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हराने में कामयाब रहोगे जिसे मैंने ही सिखाया था। और वहाँ पर उसके फादर टपक जाते हैं और तभी वहाँ पर वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि जुओ लियांगजियो, आखिरकार तुमने मेरी सिस्टर को मार दिया, फिर तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर भी हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में, हम तुम्हें माफ कर देंगे, तुमने जो किया है उसमें तुम्हें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तभी लियांगजू उससे मतलब जिनयांग होता है उससे कहने लगता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स ने पूरे पूरे सिटी को काफी समय से कंट्रोल किया है और काफी ज्यादा बुरे काम किए हैं, तो तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच पाओगे? और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं कई सारे इनोसेंट लोग भी तुम्हारे कारण मारे गए थे, और हमें भी सड़क से पकड़ लिया गया यहाँ पर काम करने के लिए तुम्हारे लिए, और मैंने तो इस बारे में पहले इंक्वायर कर रखा है। जो भी तुमने यहाँ पर कांड कर रखे हैं सारी की सारी डिटेल्स एक बुक में सेव्ड है। जैसे ही हमें वो बुक मिल जाएगी तो तुम्हारे सारे के सारे काले चिट्टे खुल जाएंगे और फिर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये बात सुनने के बाद लियांगजू भी एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि मैं जिनयांग से बात से एग्री हूँ, हमें दूसरों को इंसाफ दिलाना होगा, और सिर्फ इतना ही, मेरी मदर को ही नहीं बल्कि मैं सभी लोगों को। ये बात सुनने के बाद उस अंकल की झटक जाती है और सिर्फ गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तभी जिनयांग उससे कहने लगता है क्या यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क के बारे में जानता है? अगर तुम जानता है तो मैं तुम्हें हायर प्राइस पर मतलब अच्छी खासी सैलरी पर तुम्हें हायर करना चाहूंगा टेम्परेरी, और अगर तुम वाकई में उस बुकलेट को ढूंढने में कामयाब रहे जो कि इस घर में छुपी हुई है कहीं, तो तुम्हें और भी ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक बंदे पर जाती है और सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उससे कहने लगता है कि जुओ फैमिली के जो फिर से तुम स्टार्ट करोगे और इसको एक बटलर की जरूरत है और तुम उसे बटलर के तौर पर क्वान सियान को रख सकते हो। ये बंदा रिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी मेमोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर ये इस फैमिली को संभालता है और मैनेज करता है तो ये अच्छी तरीके से सब कुछ देख सकता है, और इतना ही नहीं बल्कि ये जुओ फैमिली के लिए काफी ज्यादा लॉयल भी है। और अगर तुम इसके टैलेंट को पहचान कर इसकी मदद करते हो तो ये जुओ फैमिली पूरी की पूरी बच जाएगी। और जिनयान को जब ये बात पता चलती है कि सिस्टम खुद इसे रिकमेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा बनने वाला है, तो मुझे इस बंदे की मदद करना तो पड़ेगी ही पड़ेगी। और तभी उस बंदे के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और वो काफी घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे पता है हाँ कैसे काम किया जाता है। तभी भरता हुआ बंदा उसके पास आता है और वो सर्वेंट उससे बोलने लगता है कि जो काउंटिंग हाउस है उसे किसी ने आग लगा दी है। ये बात जानने के बाद वो लीडर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है उस जुओ का ओनर, और जिनयांग समझ जाता है और कहने लगता है कि इन लोगों ने एविडेंस को मिटाने के लिए पूरे के पूरे घर को आग लगा दी है। ये चैंग फैमिली है वो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है। तभी वो खड़ा होता है और हमारे लिंग जियाओ से कहने लगता है कि तुमने जो कही थी कि वो बुक मिल जाएगी वहां पर, वो जगह तो पूरी तरीके से आग से जल चुकी है। तो और तुम्हारे जो दोस्त है उसने जो हम पर झूठा इल्जाम लगाया था, जो भी इल्जाम लगाया था कि वो बुक वहां पर मिल जाएगी, तो अब वो सबूत भी तुम नहीं ला सकते। और इतने ज्यादा लोगों के सामने तो हमारी चैंग फैमिली को वाकई में इतना ज्यादा शर्मिंदा करोगे और झूठा इल्जाम लगाओगे, वो भी बिना किसी एविडेंस के। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कोई एविडेंस नहीं? ओह तुम सही कह रहे हो। फिर तभी अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को काट देता है और कहने लगता है कि जो चैंग फैमिली के मेंबर्स हैं वो काफी समय से बहुत ज्यादा बुरे काम करने में लगे हुए हैं, तो मुझे ही लगता कि मुझे यहाँ पर किसी सबूत की जरूरत है, बल्कि मैं जिनयांग तो बस थोड़ा सा सभी को बताना चाहता था तुम्हें मारने से पहले, ताकि तुम्हें इस बात का पछतावा हो। खैर अब हमारे पास सबूत नहीं है तो हम तुम्हें डायरेक्ट ही मार देते हैं और मेरा बदला यहाँ पर पूरा होता है। ये बात सुनने के बाद चैंग फैमिली के सारे मेंबर्स घबरा जाते हैं और भागना चालू कर देते हैं। ये देखकर वो कहने लगता है उसका ब्रदर कि तुम कहाँ जा रहे हो ब्रदर, और सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागना चालू कर देते हैं फटाफट से। और तभी उसका बाप चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अनफिलहाल बेटे हो, तुमने तो मुझे इस तरीके से छोड़कर जाने में लगे हुए, तुम्हें तो मुझे ले जाना चाहिए। तभी उसका बेटा उससे कहने लगता है कि तुम ओल्ड बास्टर्ड, क्या तुम अभी यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग नहीं करने में लगे हुए थे? तभी लियो जिंग उसको मारने के बाद अपने जिनयांग से कहने लगता है कि जिनयांग मैं यहाँ पर पूरी की पूरी चैन फैमिली को समाप्त करने वाला हूँ और जिन लोगों के साथ इन्होंने बुरा किया है उनकी जो आत्मा है उन्हें शांति दिलवाना चाहता हूँ। और जिनयांग भी कहने लगता है कि यही चीज तो मैं चाहता हूँ। और इसी तरीके से चैंग फैमिली का बेटा यानी कि उनके मेंबर्स वहां से भाग रहे होते हैं, तभी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जिनयांग उसके सामने आकर एक किक मारता है और वापस पीछे भेज देता है, जिसके कारण वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। और तभी लियांगजियो उसके पास आता है, जिसको देखकर वो बंदा डर जाता है और वो एक एक करके सभी को मारना चालू कर देता है। तभी वो जुओ से पूछने लगता है एक बंदा, क्या तुम अपने बेटे को यहाँ पर रोकोगे नहीं? लेकिन उसका बाप कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो भी एक नंबर का चूतिया बंदा है। और घबराते उससे कहने लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं भी कुछ नहीं करना चाहता, मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये मुझे भी मार देगा। और तभी उन सभी को मारने के बाद वो वहां पर बैठकर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि मॉम आप देख रही हो 19 साल बाद मैंने आपकी मौत का बदला इन सभी से ले लिया है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए उसे 120 पॉइंट दे देता है इन सभी को मारने के लिए। और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो जिनयांग का धन्यवाद करते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना ज्यादा पोलाइट होने के बाद जब जिनयांग उसे देखता है तो उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से नहीं कह सकते, आखिरकार हम लोग एक ही जगह से तो आए हुए हैं। तभी वो नया वाला बटलर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है कि बेनिफैक्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर जिसे भी स्लेब बनाकर रखा गया था हमने उन्हें वापस उनके घर पर पहुंचा दिया है, वो भी सुरक्षित।
और तो और हम उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं, जो कि नाइंसाफी के तौर पर मारे गए थे, और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को इस बारे में एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे। तभी जिनियान उस बटलर की तारीफ करता है और उससे कहने लगता है कि तुमने तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर दिया, अब तुम लग रहे हो ना इस जियो फैमिली के असली बटलर। तभी वो बटलर उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण ही मुझे ये जॉब हासिल हुई है, और इस तरीके के चांस में अपनी पूरी पूरी लाइफ में मुझे मिलने का कोई मौका भी नहीं था। और तभी जिनियांग वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि हम गोलिन ग्रेंज में जरूर ही मिलेंगे, और बाय बाय करते हुए निकल जाता है। और निकलने के बाद तभी सिस्टम उसे रिवॉर्ड देना चालू कर देता है। यहाँ पर 300 पॉइंट कई बार मेरे लगते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का इसने बदला ले लिया है, कई सारे मिशन एक साथ कंप्लीट कर लिए हैं, और वहां से चला जाता है पॉइंट्स के साथ। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे इस क्वींस इंसान के बदले में पॉइंट्स मिले हैं, वो भी पोटेंशियल पॉइंट्स, बार बार इसके यहाँ पर होते हुए मुझे लगता है कि जो जुगो फैमिली है वो काफी ज्यादा ग्रो होने वाली है फ्यूचर में। लगता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में। खैर भूल जाओ, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं बस कर्नल को देखने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पर काफी समय गुजार चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं टाउन में जाऊंगा और बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और उसके बाद कुछ पोटेंशियल पॉइंट भी अर्न कर लूंगा, और उसके बाद हॉलन ग्रेंज में वापस चला जाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बंदा मेड कर ही रहा होता है, तभी एक बंदा मतलब सर्वेंट भागते हुए आता है और उससे कहने लगता है कि बैड न्यूज़ लीडर, बैड न्यूज़। यहाँ पर जो ब्राइट क्लाउड सेक्ट है उन्होंने हम पर अटैक कर दिया है, और इतना ही नहीं बल्कि में जो रैंक 5 के मास्टर थे वो ये पवेलियन के, उन्हें भी मार दिया है, वो भी ब्राइट क्लाउड सेक्ट के लीडर के द्वारा। और तभी वो वहाँ पर अनाउंस कर देता है और कहने लगता है कि जाओ और यहाँ पर जो हमारे इस सेक्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय के लिए जो घटना मतलब फॉर्मेशन बनाई गई थी उसे एक्टिवेट कर दो, और पूरे के पूरे हॉलन रेंज को हाई अलर्ट पर कर दो कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा बिना हमारी परमिशन के। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि दूसरी तरफ मुझे पता था एक ना एक दिन तो ऐसा जरूरी होना था। मुझे इस बात का डर है कि पूरा का पूरा शंगदंग प्रोविंस पूरे केओस में चला जाएगा और सभी जगह सिर्फ तबाही होगी। और तभी हमें जिनियांग को दिखाया जाता है, जो कि जिनियांग नहीं, डू यिंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मेडिटेशन करने में लगा हुआ है, और मेडिटेट करने के वक्त उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, और मन में सोचते हुए कहने लगता है मेरे मास्टर साइकोलॉजी में कल्टिवेट करने लगे हैं। जिनियांग को देखा जाए तो वो अपनी लवर से मिलने के लिए गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया हुआ है, और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना बिल्कुल करंट फ्लो की तरह है। मैं इसमें कभी भी आलस नहीं दिखा सकता, मुझे हार्ड वर्क करना होगा, हार्ड वर्क, वरना जो हाउसिंग हॉल है वो काफी ज्यादा डेंजरस में फंस जाएगा, और इतना ही नहीं बल्कि मैं हॉलन ग्रेंज भी मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन मेरे मास्टर ने ये भी कहा था कि तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ में अपने वर्क पर और आराम पर दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी है उसे तुम इतना ज्यादा थका नहीं सकते। अगर मैं इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहा तो अभी नहीं तो जल्द ही मैं पूरी तरीके से मेरी बॉडी थक जाएगी और मैं कोलैप्स हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मुझे भी थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। और तभी वो एक कॉइन उठाकर उसे फ्लिप करने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि अगर ये हेड आया तो मैं स्प्रिंग हाउस में जाऊंगा। स्प्रिंग हाउस मतलब जहाँ पर कई सारी लड़कियां होती हैं ना, और वहाँ पर लौंडे लोग मजे करने के लिए जाते हैं, कुछ समझ गए होगे, मुझे पता है। जहाँ पर वो एक और बार बोलता है कि अगर मेरा हेड आता है तो स्प्रिंग हाउस जाऊंगा, अगर टेल आता है तो भी मैं स्प्रिंग हाउस जाऊंगा, और अगर ये कॉइन है वो 700 पीसेस में टूट गया और जमीन पर गिर गया टूटने के बाद, तो मैं यहाँ पर और ज्यादा हार्ड कल्टीवेट करूंगा। भाई साहब सीधे बोलना कि जाना है तेरे को, नखरे क्यों दिखा रहा है। और तभी वो हेड आ जाता है और इंतजार करते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है ये देखने के बाद कि यो गर्ल्स, मैं आ गया तुम्हारे पास मजे करने के लिए, तुम्हारा यंग मास्टर अभी आने वाला है। और तभी हमें पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी इस घर में आने के बाद हेड टेल करने में लगा हुआ था और काफी ज्यादा खुश होता है और किससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि हेड आएगा और जो कॉइन है वो टुकड़ों में नहीं बटने वाला, और इसीलिए मैं स्प्रिंग हाउस पे आया था और मैंने अपना समय भी बर्बाद नहीं किया इसके चक्कर में, क्योंकि मेरी जो किस्मत है हमेशा मेरे ही हाथों में रहती है। मैं कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक जीनियस हूँ। और वहीं पर हमें कई सारी लड़कियों को आते हुए दिखाया जाता है। भाई लौटने के टेस्ट तो देखो, एक लड़की से मन न बनने वाला, 2 से न भर रहा, 3 से न भर रहा, 4 को बुला लिया है और चारों एक से एक है, एक से एक। तो गाइस आप बताओ आपको कौन सी वाली चाहिए, आपको कौन सी वाली सबसे ज्यादा बेस्ट लग रही है चारों में से। लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 नंबर्स में बताना। और जैसे ही जो डू ये जो उन लड़कियों को देखता है तो वो ठरक का पारा इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके नाक से भी खून कहने लगता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए क्या ये वाकई में लड़कियों की स्मेल है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और कितनी ज्यादा सुंदर स्मेल आने में लगी हुई है, कितनी ज्यादा वाह मजा आ गया सुन के। जब दूसरों के बच्चे 18 साल में बदल जाते हैं, वो बोलना सीखते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी पूरी लाइफ में किसी लड़की का हाथ भी ना पकड़ा। मेरी लाइफ तो वाकई में पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जो लड़कियों की स्किन होती है वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बिल्कुल ऑयल जैसी, इसलिए मैंने अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगा लिया है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी मतलब स्पेशल महसूस नहीं हो रहा है इतना ऑयल लगाने के बाद भी। और सभी लोग ये सोचते हैं कि मेरे फादर ऐसा हॉलन रेंज के लीडर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बल्कि मैं सच्चाई ये है कि जो मेरे फादर हैं वो बस ओल्ड फॉगी है, जो कि मुझसे यह कहा था उस वक्त उन्होंने कि अगर तुम वाकई में सक्सेस होना चाहते हो, शादी होने से पहले तुम्हें अपने करियर को सेट करना होगा। और तो और सबसे ज़्यादा जरूरी बात तो ये है कि वो हमेशा इस बात पर भरोसा रखते हैं कि
अगर तुम किसी लड़की के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारी जो कल्टीवेट की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी लड़कियों के पास जाने ही नहीं दिया। लेकिन गाइस, लेकिन मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ इन लड़कियों के साथ मजे लेने के लिए। आज मेरा दिन आ गए हैं कि आज मेरी ज़िंदगी में भी रंग आएंगे। आज मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाऊँ और जो चाहे वो जो करना चाहता हूँ मैं इनके साथ वो करूँगा। बहुत ज़्यादा फायर टाइगर बन जाऊंगा आज तो। तभी वो वहाँ पर लीडर के पास जाता है उस जगह के और उससे कह लगता है, हे मैडम मुझे ये बताओगे यहाँ पर 98 सिल्वर कॉइन्स ही इनकी सर्विस के लिए पे करना पड़ेगा मुझे क्या? वो बंदी उससे कह लगती है कि हाँ हाँ ऐसी ही बात है। और हमारे पास 198 298 टेल्स ऑफ सिल्वर के लिए भी लड़कियां हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि आप इन्हें या फिर इनमें से ही किसी को चुने, क्योंकि इस पूरे स्प्रिंग हाउस में जितनी भी लड़कियां हैं वो वेल नोन है, सभी उसके बारे में जानते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा चार्ज करे। और तभी वो उसकी प्राइस सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो 298 वाली लड़की मुझ पर लेकर आओ मेरे लिए। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि सारी की सारी लड़कियां काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन जो 298 वाली है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अगर ज्यादा पैसे कर रहा हूँ तो मुझे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मिलने वाली है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा क्यों पता नहीं। और कहने लगती है चिल्लाते हुए कि सर यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसी लड़कियां हैं जो कि 298 सिल्वर टेल्स चार्ज करती हैं और वो बहुत ज्यादा रेयरली गेस्ट को एंटरटेन करती हैं। और तभी भी मनी का पाउच निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बता दूं तो मुझे बहुत ज्यादा यूनिक चीजें काफी पसंद है, तुम अभी करो। और तभी वो उन चारों लड़कियों की वहां से ले जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि सर आप बस मेरा इंतजार किए, मैं उन तीनों लड़कियों को अभी तुम्हारे के पास लेकर आता हूँ। और तभी वो चारों खूबसूरत लड़कियों को वहां से भेजने लगता है। यार क्या चौमू बंदा है यार। खैर वो सब छोड़ो, आगे पता चलने वाला है कि आखिरकार क्या होने वाला है इसके साथ। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगती है ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन इसकी शौक बहुत ज्यादा अजीब है। और तभी वो अपने बेड पर लेट जाता है और मन में सोचते हुए ख्याल पकाने लगता है और कहने लगता है कि आज मैं उन तीनों लड़कियों को साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक खूब सारे मजे लेने वाला। तभी अचानक से वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है और पूरी की पूरी जगह हिले लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो जो 298 वाली लड़कियां थी वो और कोई नहीं बल्कि मुझे दिखने वाली हथनी है, हथनिया। और तभी वो मैडम उन्हें देकर यहाँ पर कहने लगती है कि जो आपने हमें ऑर्डर करने के लिए कहा था मैं आपके पास उन्हें लेकर आ चुकी हूँ। ये बात जानने के बाद जो डुओयोंग होता है वो बहुत शौक से भर जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि 298 सिल्वर कॉइन्स वाली लड़कियां और भी ज्यादा हैंडसम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी। और तभी वो एक्सप्लेन करते उससे बताने लगती है कि हमारे यहाँ का ऐसा रूल है कि 1 पाउंड पे एक सिल्वर टेस्ट लगता है और हम अपने गेस्ट को कभी भी बेवकूफ नहीं बनाते हैं, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हमारे गेस्ट के जो प्रेफरेंसेस हैं उनके जो टेस्ट हैं वो काफी ज्यादा यूनिक होते हैं और उसके प्राइस के हिसाब से ही वो अपने हिसाब से बुलाते हैं लड़कियों को। और तभी उनमें से एक लड़की बोल पड़ती है कि सर आपके पास वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट है, और अपनी ही तारीफ करने लगते हैं। ये बात जानने के बाद डुओयोंग और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्द से जल्द 98 सिल्वर टेल्स वाली लड़कियों को बुलाकर ले गया मेरे पास। और तभी अचानक से वो दरवाजा टूट जाता है और वो तीनों की तीनों लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और गुस्सा करते हुए उससे कहने लगती है कि तो क्या तुमने सिर्फ हमें मजाक के लिए यहाँ पर बुला कर रखा हुआ है और हमें तुम उन मिड कोर लड़कियों के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो। और आज तुम्हें तो हम बता के रहेंगे कि आखिरकार हमारा चार्म क्या है। और बाइस अब इसके साथ खेल होने वाला है, वो भी गंदा वाला। और भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। तीनों की तीनों लड़कियां उस पर कूद पड़ती हैं और उससे कहने लगती है कि सर आपको इतना ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकती हो यहाँ पर। तभी वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जिनयांग मेरी मदद करो। लेकिन जिनयांग तो यहाँ पर अलग ही जगह पर चलने में लगा हुआ होता है और चीखने में लगा होता है, जिस कारण उसे लगता है कि उसे कहीं सर्दी तो नहीं लग गई है। तो वो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है और मन में सोचते मतलब उसको रीड करते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस स्प्रिंग हाउस है और वहाँ की जो लड़कियाँ मजा आ जाता है। इस वक्त मेरे जो मास्टर है वो कल्टीवेट करने में लगे हुए हैं, तो वो उस स्प्रिंग हाउस में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। और बात करें डुओयोंग की तो वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मैटर के मुकाबले में, तो वो इसमें कभी भी नहीं आने वाला है। तो इस बात का तो मुझे ऐसा ही लगता है और इस जगह ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाएगा। और काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि अब वहाँ पर कोई भी मुझे जान पहचानने वाला नहीं आने वाला, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और एंशिएंट के जो लोग थे एंशिएंट कल्चर के बारे में सीखना चाहिए। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता ये, लेकिन यह मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी। नखरे तो देखो सालों के, मतलब बहाने कितने मारते हैं, सीधे जाना है तो सीधे जाओ ना, इतने बहाने क्यों मार रहे हो। और तभी किसी को दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, और वो और कोई नहीं बल्कि मैं डुओयोंग होता है। उन तीनों ने उसे इतनी पिला दी होती है कि वो और भी ज्यादा पी नहीं सकता और कह रही होती है कि सर आप ऐसे नहीं रुक सकते, आपको पीना ही होगा, रात बहुत बड़ी है। और तभी उनमें से एक लड़की उसके ऊपर गिर जाती है और उससे कहने लगती है कि सर अगर आपको नहीं पीना है तो मत पीजिए, चलो हम लोग कुछ और तो एक्साइटमेंट से भरी हुई चीज करते हैं। तो क्या समझ गए होगे कि आखिरकार क्या कहना चाहती है ये। और ये बात जानने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है और वो पूरा पॉट उठाकर कहने लगता है कि मैं और ड्रिंक कर सकता हूँ।
और तभी इतनी ज्यादा पिला देता है इन तीनों को कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है पी कर। ये देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और पता चलता है कि वहाँ पर एक मॉन्क उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, मैंने बस इन्हें बेहोश कर दिया है, मुझे माफ कर देना तुम्हें इस तरीके से परेशान करने के लिए। और तभी डीजे उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी मॉन्क उससे कहने लगता है, ये एक काफी ज्यादा लंबी कहानी है। 30 साल पहले तुम्हारे फादर ने मेरे मास्टर की जान बचाई थी, तो मैं यहाँ पर अपने मास्टर का भय कर्ज चुकाने के लिए आया हूँ। और मैंने सुना है कि तुम इस टाउन में हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया है एक्सीडेंटली, मुझे माफ कर देना। तभी हमें दिखाया जाता है कि डू योंग उससे कहने लगता है कि तुमने डिस्टर्ब नहीं किया है बल्कि मुझे बचा लिया है, और तुमने जो फेवर की चुकाने की बात कर रहे थे कर्ज की, वो भी तुमने चुका दिया है। तभी मॉन्क एक पत्र देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम कह तो रहे हो ऐसा, लेकिन जैसा मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था मैं उस बात को नहीं टाल सकता, आपको मेरे साथ उस टेम्पल में चलना होगा। और तभी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, तुम तो अचानक से मुझसे कहीं जाने के लिए कहने में लगी हुई हो, ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और तभी वहाँ पर वो उसमें लिखा हुआ था कि उसके डैड ने उससे कहा था कि जैसा ये कहते हैं वैसा ही करना। और वो जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये तो हैंड राइटिंग मेरे डैड की ही है। और तभी वो मैंक उसका हाथ पकड़ता है और वहां से ले जाने लगता है और कहने लगता है कि अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। ये बात जानने के बाद वो सरप्राइज होते कहने लगता है, लेकिन आखिरकार तुम मुझे कहाँ जाने के लिए तैयार कर रहे हो भाई। और नेक्स्ट सीन में हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है, जिनयांग के मास्टर को, जो कि यहाँ पर स्प्रिंग हॉल में मजे मारने में लगा हुआ है। पता चला कि यह तीनों के तीनों कांड करने में लगे हुए हैं, तो समझ जाओ भाई साहब, जैसा उसका मास्टर वैसा उसका स्टूडेंट। तभी मास्टर काफी तो खुश होता है ये बात जानने के बाद कि यहाँ पर कोई एक बेवकूफ भी है जो कि 298 पाउंड की लड़कियों को पसंद कर रहा है। मैं तो इस बात में उम्मीद भी नहीं की थी कि इस दुनिया में इस तरीके के वियर्ड लोग भी होंगे। तभी वो लड़की जो उसे दे रही होती है ड्रिंक, वो उससे कहने लगती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, वो बंदा वाकई में बहुत ज्यादा वियर्ड है। जब मैंने उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्के मारकर बाहर भगा दिया और मेरी बेइज्जती भी की। बहुत ज्यादा रूड बंदा था वो। मुझे नहीं पता कि आखिरकार क्यों, मैं शायद बुढ़ी हो गई हूँ क्या, बड़ी हो गई हूँ क्या, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं कर रहा क्या। और तभी उसका जो मास्टर होता है मिस्टर वांग, वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके बारे में भूल जाओ, तुम अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो, तुम तो काफी ज्यादा जवान हो यार। और भाई अपनी गोदी में बिठा लेता है। भाई यहाँ दद्दू जी के शौक तो देखो, बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी हुई है इनको। और वो लड़की भी वहाँ पर उसके गले में चिपक जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो सर। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो टेबल पे बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर एक दरवाजा आकर गिरता है। इसको देखकर दोनों के दोनों डर जाते हैं और डू योंग को वो मॉन्क उड़ाकर ले जा रहा होता है। तो डू योंग उससे कहने लगता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, स्लो डाउन हो जाओ, मैंने अभी तक बिल पे नहीं किया है। और तभी उसका मास्टर गुस्से में उससे कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी मैडम आती है, उससे कहने लगता है कि आपको सर काम डाउन होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए सर। जो अजीब तरीके का बंदा था, वियर्डो था ना ऊपर, वो यहाँ से इस खिड़की से तोड़कर यहाँ से भाग चुका है बिना बिल को पे किए। और तभी उसका मास्टर भी उससे कहने लगता है कि कितना ज्यादा अजीब बंदा है, यहाँ पर खाया पिया और पहली फुर्सत में निकल लिया, कितना ज्यादा अजीब है यार। और अपनी पॉकेट को चेक करने लगता है, लेकिन जैसे वो अपनी पॉकेट को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, शिट, मैं तो अपना पैसा लाना भूल गया, आई मीन वॉलेट लाना ही भूल गया। दूसरी तरफ कहानी शिफ्ट होती है दूसरे लोगों पर, जहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं गांव वाले कि, और कह रहे होते हैं कि जब मेरी आंख खुली तब मैंने अपने सामने यहाँ पर पैसों से भरा हुआ बैग पाया। और सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और भगवान की तारीफ कर रहे होते हैं। और जिनयांग वहाँ पर उस जगह पर पहुंच जाता है और कह रहा होता है कि ये जरूर ही स्प्रिंग हाउस होगा। और जो सिस्टम होता है वो उसे पॉइंट दिए जा रहा होता है लगातार उसके कामों के बदले में। और जब वो उस स्प्रिंग हाउस पे जा रहा होता है तभी वो लड़कियां उसे अट्रैक्ट करने के लिए उससे कहने लगती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम मैन है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और हमारे साथ कुछ मजे करो, हमारे पास कई सारी प्रीटी लड़कियां हैं, बिल्कुल सेक्सी मैं नहीं कह रहा यार। और तभी वो वहाँ पर पहुंचकर उससे कहने लगता है, तुम्हारे पास जितनी भी लड़कियां हैं तुम यहाँ पर उसे लेकर आ जाओ, वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़कियां सिर्फ और सिर्फ। तभी वो मैडम उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर देखकर बता सकती हूँ कि तुम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो और रिलायबल भी, आपको बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो काफी मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ स्टडी के मकसद से आया हुआ हूँ, कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया बल्कि मैं। और तभी उसकी नजर उसके मास्टर पर जाती है, जहाँ पर कोई बंदा उसके मास्टर से कहने लगता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसका मास्टर भीख मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हॉलैंड ग्रेंज के बंदा आया हुआ हूँ, मैं वहाँ पर जाने दो मुझे, मैं जो पैसे लेकर आ जाऊंगा और उसके बाद मैं सारा का सारा बिल पे भी कर दूंगा, मेरे पास मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं सच में हॉलैंड ग्रेंज से आया हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, अपने आप को क्या समझते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वाकई में हॉलैंड ग्रेंज के हो? अगर तुम वाकई में हॉलैंड ग्रेंज के हो तो मैं उस जगह का ओनर हूँ। और तभी उसके मास्टर की नजर जिनयांग पर जाती है, जिनयांग अपना मुंह छुपाते फिरता है और तभी उसका मास्टर उठता है, रस्सियों को खोलकर और डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और बढ़ने के बाद जिनयांग के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए उसे कहने लगता है कि जिनयांग, मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अगर तुम कल्टीवेट करना चाहते हो तो कल्टीवेट करना जैसे करंट का फ्लो होने जैसा है, और तुम कभी भी अपने कल्टीवेशन से लैकअप नहीं कर सकते। और बिना मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किए हुए तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो? तुम्हें तो जाकर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए थी ना।
तभी जिनयांग उससे कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था मास्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो मैडम होती है वो वहाँ पर आ जाती है और उससे कहने लगती है कि सर मैं आपके लिए सारी की सारी लड़कियाँ लेकर आ चुकी हूँ, आप चूज कर सकते हो कि आप किसको कौन सी लड़की चाहिए। और तभी पीछे वाला बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, तुमने लड़कियों को अपने आप को सर्व करने के लिए लास्ट नाइट को इन्वाइट किया था, लेकिन तुम बिना पे किए यहाँ से नहीं जा सकते। तभी उसका मास्टर की पोल खुल जाती है और वो घबराते हुए उससे कहने लगता है मुझे इस टाउन में करने के लिए कुछ है, मैं भी यहीं से गुजर रहा था जिनयांग को बनाने के लिए। दूसरी तरफ वो जो सर्वेंट होता है वो उससे कहने लगता है कि हमारा बॉस रैंक 2 का है, आप यहाँ से भाग नहीं सकते बचकर। और दोनों की दोनों हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, दोनों के दोनों बहाने मार रहे होते हैं। और तभी उसका मास्टर जिनयांग से कहने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे वैसे बचे हैं का, मेरा जो वॉलेट है वो घर पे भूल गया था, तो मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। और उसे उसके पैसे उधार मिल जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि समय चेंज होता है और दोनों के दोनों वापस जा ही रहे होते हैं। और तभी वो लोग भीड़ देखते हैं और उसको एक पिजन उसके पास जाता है और उसमें एक मैसेज होता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो सरप्राइज हो जाता है। जिनयांग पूछने लगता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें। और तभी वो बताने लगता है कि ये जो मैसेज है वो हॉलैंड रेंज की तरफ से आया हुआ है और तो और सिर्फ हॉल्स के लीडर ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद वो उस लेटर को वहीं पर जला देता है और बताने लगता है कि इस तरीके से जो वूयो पवेलियन है उसे ब्राइट क्लाउड सेट के द्वारा पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्राइट क्लाउड सेट के लीडर के द्वारा रैंक 5 के वूये पवेलियन का जो लीडर है उसे भी मार दिया गया है। और हॉलैंड रेंज के जो ओनर है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हम सभी के सभी लोग वापस चले जाएं। जब जिनयांग को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि एक रात के अंदर अंदर पूरे के पूरे वूये पवेलियन को गायब कर दिया। मैंने सुना था कि जो हॉलैंड रेंज है वो वाकई में पावरफुल था और तो वो जो वूये पवेलियन है वो हॉलैंड रेंज जितना ही पावरफुल था। तभी उसका मास्टर उसे बताने लगता है कि जो ब्राइट क्लाउड सेट है वो आजकल बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है तेजी से, लेकिन मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वो किसी बड़े मेजर सेट को तबाह कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, वो भी वूये पवेलियन जैसा, वो भी एक ही रात में। अब यहाँ का जो बैलेंस है वो कई सारे सेक्ट यांगदुओ के सभी यांगदुओ प्रवेश में जितने भी सेक्ट हैं उनका जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। मुझे लगता है कि उनका जो अगला टारगेट है वो जरूरी हॉलैंड रेंज होगा उन ब्राइट क्लाउड सेक्ट वालों का। इसमें कोई डरने वाली मतलब दोहराए वाली बात नहीं है कि हमारा जो ओनर है उन्होंने हम सभी को वापस बुला लिया है। और तभी वो लोग अपने आपस में बात कर ही रहे होते, तभी कोई चिल्लाते उससे कहने लगता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज होने वाली है। हमें यहाँ पर एक वियर्ड इंसान के बारे में पता चला है जो कि कल रात को स्प्रिंग हाउस में आया था और उसका अजीब ही टेस्ट था। और सारी की सारी स्टोरी वहाँ पर प्रिंट कर दी होती है और सभी के सभी लोग हंसने में लगे हुए होते हैं उनका मजाक उड़ाते हुए। जहाँ पर वो मैडम चिल्लाते हुए कहने में लगी हुई थी कि तुम इस फोटो को देखो, अगर किसी को भी इस फोटो के बाद दिखा मतलब इस फोटो में जो बंदा है वो दिखाई दिया तो मैं बताना, क्योंकि इसने अभी तक पे नहीं किया है और इस लड़की को इसने लास्ट नाइट को सर्व करने के लिए बुलाया लेकिन पे नहीं किया और वैसे ही भाग गया। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि बिल्कुल सही कहा, उसने खिड़की तोड़कर वहां से भाग गया हमें बेहोश करने के बाद और उसने हमें पूरी रात भर टॉर्चर किया है। ये बात जानने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, भाई साहब इस फैटी को इसने पूरी रात भर टॉर्चर किया है, कैसे विश्वास होगा इन लोगों को। तभी उसका मास्टर भी उसे गालियां देते हैं, उससे कहने लगता है कि ये जो वही वियर्डो है ना जो लास्ट नाइट को मेरी टेबल को तबाह कर चला गया था, अगर मैं इस बंदे से वापस मिला तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी जिनयांग उसको देखता है उससे कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो परेशानी है, जरा उस फोटो को तो देखो। और वो देखकर शॉक हो जाते हैं और पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वो डुओ होंगे। तभी कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि इसकी फोटो देखकर तो लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, तो आखिरकार इसका जो टेस्ट है वो इतना ज्यादा अजीब कैसे होगा। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं इन चबी यानी कि इन फैट गर्ल से मुझे हम लोगों को ये भी बताया है कि लास्ट नाइट को जब वो पूरे के पूरे नशे में था तो उसने ये भी बकवास करने में लगा हुआ था कि ये बंदा हॉलैंड रेंज से है। आखिरकार ये बंदा है कौन, कितनी ज्यादा फेंकता है। और तभी जिनयांग मास्टर को देखता है तो उसका मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आते जाते हुए उससे कहने लगता है कि मैं वापस चलना चाहिए और इस बास्टर्ड को मैं अच्छी तरीके से सबक सिखाता। और तभी जैसे वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो वो पूरा जो हॉलैंड रेंज है उस पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है और वो वहाँ पर आने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि मैं लीडर हूँ हाउसिंग हॉल का, जल्दी से दरवाजा खोलो। और एक्सप्लेन करने लगता है कि ये पूरी की पूरी जो जगह है वो सेक्ट गार्डिंग फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर इसलिए लगाई गई है ताकि कोई अगर रैंक 3 का मार्शल आर्टिस्ट है उसके अटैक को आराम से झेल सके। ये तो नेचुरल बात है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा। जब लास्ट टाइम इसे एक्टिवेट किया गया था कम से कम एक डेकेड पहले, कई साल हो गए, एक बार अगर मैं हम इसे एक्टिवेट कर देता तो ये पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन है वो पर डे के हिसाब से 1000 से ज्यादा सिल्वर कॉइन खा जाती है। अगर ये सिचुएशन अर्जेंट नहीं होती तो हॉलैंड रेंज के जो ओनर है वो इसे कभी एक्टिवेट नहीं करते। तभी वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर सभी की डिटेल्स निकालने में लगे हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी से लाइन अप हो जाओ और अपनी डिटेल्स के बारे में हमें बताओ। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जैसे मुझे पता चल चुका है कि उन्होंने सारे के सारे स्टूडेंट्स को भी वापस बुला लिया है जितने भी आसपास के गाँव में रहा करते थे। तभी जिनयांग भी जानकर कहने लगता है कि आप ये बंदा बिल्कुल सही है, हमें भी सारे के सारे लोगों को वापस बुला लेना चाहिए और वॉर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो डुओजंग होता है वो कहने लगता है कि मास्टर जिनयांग आखिरकार आप वापस आ ही गए हो, मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया खबर है। मास्टर क्या आपको पता हुआ है? लेकिन उसका जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और दबा देता है जमीन में और उससे कहने लगता है कि बास्टर्ड तेरी हिम्मत कैसी है वापस आने की, तुमने हमारे हाउसिंग हॉल की इज्जत का कबाड़ा कर दिया है और एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी तुम स्प्रिंग हाउस में गए।
और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुमने वहाँ का बिल भी पे नहीं किया। अगर मैंने उसे बंदे को अपने आंखों से नहीं देखा होता उस घटना को, तो मैं कभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता कि जो डाइन और खाया और निकल लिया पहले पोजीशन में, वो करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा स्टूडेंट था। जिन्यांग, जल्दी से मेरी सेवर मेरे पास लेकर आओ, इस बास्टर्ड को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी जो डुओयंग होता है वो माफी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि वेट 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 मास्टर, मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। मैंने एक्सीडेंटली यानी कि धोखे से उस स्प्रिंग हाउस के अंदर चला गया था, लेकिन वहां पर मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं वहां से जाना भी नहीं चाहता था बिना बिल पे किए। लेकिन अचानक से एक मॉन्क आया और मुझे वहां से उठाकर लेकर गया, वो भी अपने टेंपल में। बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी उस बंदे को। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसने मेरी रूट बोन को भी इम्प्रूव कर दिया है। ये बात जानने के बाद उसका मास्टर सरप्राइज हो जाता है और तभी डुओयंग उसे बताने लगता है कि मास्टर ये बात सच है, उस बंदे ने मेरी मदद की थी। मेरी स्पिरिचुअल रूट को स्पिरिट बोन को एक्टिवेट करने के लिए सिल्वरी फ्लावर तक मैं पहुंच चुका हूं और यही बात मैं आपको बताना चाहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उस बंदे ने इससे कहा कि वो मेरी फिर से मदद करेगा और गोल्डन ब्रांच लेवल रूट बोन तक पहुंचा देगा। और तभी वो मास्टर से पूछने लगता है कि मास्टर जरा एक मिनट रुको, अभी आपने मुझसे कहा कि आपने खुद देखा था कि मैंने बिना पे किए वहां से निकल गया, लेकिन आपको कैसे पता? जिन्यांग, क्या तुम अपनी लवर से मिलने के लिए माउंटेन से नीचे नहीं गए थे? तो आखिरकार तुम और मास्टर वापस एक साथ कैसे आ रहे हो? क्या तुम दोनों? इसकी बात को काटते हुए दोनों के दोनों शर्म जाते हैं और उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि डुओयंग, अब जबकि तुम्हारी रूट बोन इंप्रूव हो चुकी है तो तुम्हें कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। खैर, इस बारे में भूल जाओ, हम कभी भी इस मैटर के बारे में मेंशन नहीं करेंगे। और जिन्यांग भी उसकी बात से एग्री होता है, उससे कहने लगता है कि मास्टर आप बिल्कुल सही है। लेकिन डुओयंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और मन में सोचता है, क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है। और उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि इस समय के दौरान तुम लोगों ने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई है और मुझे ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन अभी की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी है और मुझे इस बात का डर है कि जल्द ही वॉर स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए समय आ चुका है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं। पहली बात ये है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल क्या होता है मार्शल आर्टिस्ट का? तभी डुओयंग उससे कहने लगता है कि फुल्ली मास्टर कर लेना इसको। तभी मास्टर मना करता है। तभी उसका मास्टर एक्सप्लेन करता है, उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये मार्शल आर्ट को क्रिएट किया जाता है तो वो जनरेशन के हिसाब से एक दूसरे को पास डाउन की जाती है और जैसे जैसे समय के साथ वो पावरजन होती जाती है वैसे वैसे ही उसका लेवल इंप्रूव होता जाता है और उतनी ही ज्यादा वो पावरफुल बनती जाती है। भले ही तुम उस चीज को पहले मास्टर कर लो, लेकिन अगर तुम किसी और बंदे को इसको दोगे तो वो अपनी सोच उस मार्शल आर्ट में डालेगा और वो फ्यूचर में बदल जाएगी। और अगर तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो मार्शल आर्ट में तो तुम काफी ज्यादा तेजी से ग्रो भी कर सकते हो और अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हो। और जिसने भी इस मार्शल आर्ट को बनाया है तुम उससे ही पावरफुल बन सकते हो और इसके पास कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं द सुप्रीम लेवल। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। सुप्रीम लेवल के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। ख्याल रखिएगा अपने साथ।